हेलो दोस्तों, टारगेट बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत के भूगोल की अगली क्लास में हम भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इसके बारे में कई एक विद्वानों के मत हैं। सभी विद्वान अपने अपने अनुसार बताया है, सभी विद्वानों ने, जिसमें कोबर की भूसन्नति है, जेफलिन का है एक, होम्स का सिद्धांत जो संवहन तरंगों से रिलेटेड है, जेफलिन का तापी संकुचन वाला सिद्धांत, जॉली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत और आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये भी बहुत अच्छा सिद्धांत है, जिसने कई एक भ्रम दूर कर दिए थे कि अपनी जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है उसमें किस चीज़ की कमी हुई थी, उसके बारे में भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने क्लियर कर दिया। तो आज हम हिमालय की उत्पत्ति में जो कोबर का सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपना जो हिमालय है वो कैसा पर्वत है? हिमालय एक बलित पर्वत है, जिसमें फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, बलित पर्वत। तो बलित पर्वत होते कैसे हैं? देखिए, जिस पर्वत में बलन पड़ जाए, इस टाइप में बलन, जो कि बलन से दोनों तरफ से प्रेशर से ये दबा होगा तभी तो इसमें बलन पड़ेगा। तो ये क्या है? बलित पर्वत है। रॉकीज ये भी बलित पर्वत है, जो कि कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। इसी प्रकार अपना हिमालय भी कैसा है? फोल्डेड माउंटेन है, यानी बलित पर्वत है। तो बलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में सिद्धांत हैं 5। तो पहला सिद्धांत किसका है? नंबर 1 अपने कोबर महोदय थे, कोबर महोदय का भूसन्नति सिद्धांत। तो पहला क्या है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। नंबर 2 पर है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। नंबर थर्ड पे अपने जेफरीज का तापी संकुचन सिद्धांत। जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत। इसके बाद आता है नंबर 4 पर जेली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत। और नंबर 5 पर आता है आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत दिए थे। कोबर महोदय ने दिया था कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, जेफरीज का तापी संकुचन का सिद्धांत और जेली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत। और सबसे अंत में है आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इसी को हम आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज हम इन 5 में से किसके बारे में अध्ययन करेंगे? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ये जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, ये हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत।
का भूसन्नति सिद्धांत। देखिए, कोवर कहाँ के थे? जर्मनी के। कोवर एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जो भूवैज्ञानिक थे। जर्मन वैज्ञानिक कोवर के अनुसार, यानी जर्मन के जो वैज्ञानिक थे कोवर, उनके अनुसार जो बलित पर्वत होते हैं, बलित पर्वत की उत्पत्ति किससे हुई होती है? जर्मन के जो एक वैज्ञानिक थे कोवर, उनके अनुसार बलित पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नति से होती है। किससे होती है? भूसन्नति से। और ये भूसन्नति क्या होता है? कोवर महोदय ने भूसन्नति को, कोवर ने भूसन्नति को बलित पर्वतों का या पर्वतों का पालना कहा है। देखो, पर्वतों का पालना क्यों कहा है? वैसे तो देखा जाए तो पालने में किसी एक बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। उसी प्रकार भूसन्नति में एक पर्वत का विकास होता है। इसी के आधार पर क्या कहा है? कोवर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है। देखो, भूसन्नति का जो विचार था, भूसन्नति का विचार, भूसन्नति का विचार सर्वप्रथम, भूसन्नति का विचार सर्वप्रथम हाल एवं डाना के द्वारा दिया गया। भूसन्नति का विचार सर्वप्रथम हाल एवं डाना के द्वारा दिया गया। तो भूसन्नति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हाल एवं डाना। ये भी एक वैज्ञानिक ही थे। तो देखिए, ये भूसन्नति होती क्या है? मैं पिछली क्लास में बता भी चुका हूं कि भूसन्नति क्या होती है। देखिए, भूसन्नति एक छिछला सागर होता है। कैसा होता है? छिछला सागर, यानी सागर का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें क्या है? समुद्री जल भरा हुआ हो तथा बाहर से नदियां उसमें आकर के अपना जल गिराती हैं। तो हेडिंग डालिए भूसन्नति। भूसन्नति, ये भूसन्नति क्या होती है? भूसन्नति एक छिछला, भूसन्नति एक छिछला संकरा सागर है। क्या है ये? भूसन्नति एक छिछला और संकरा सागर है तथा इसकी लंबाई में विस्तृत होती है। इसकी लंबाई विस्तृत होती है, यानी इसकी लंबाई अधिक होती है। सकरा होता है और छिछला होता है, इसकी लंबाई विस्तृत होती है। लंबाई विस्तृत होती है, जिसमें दोनों तरफ से नदियां जल लाकर गिराती हैं। यानी
एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा छिछला सकरा क्षेत्र या सागर जिसकी लंबाई तो विस्तृत यानी अधिक होती है और जिसमें दोनों तरफ से नदियां लाकर आकर अपने जल गिराती हैं। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? भूसन्नति गिराती हैं तथा नदियों द्वारा अपने साथ लाई गई अवसाद जमा कर दी जाती है। यानी नदियां अपने साथ क्या लाती हैं? मलबा लाती हैं, अवसाद लाती हैं, गाद लाती हैं, मिट्टी लाती हैं। ये सभी आकर के कहाँ पे जमा कर देती हैं? जहाँ पर उसका मुहाना होता है या जिस सागर में जाके गिरती हैं उसी में अपना लावा छोड़ देती हैं। तो क्या है? भूसन्नति एक ऐसा छिछला सागर होती है जहां पर से सभी नदियां उसके चारों तरफ से आती हैं और आकर के अपना जल किस में गिरा देती हैं? छिछले उसी सागर में। यानी तो उसको क्या कहते हैं? भूसन्नति कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मान लीजिए ये है, ये आपका दृढ़ भूखंड है। कैसा है ये? दृढ़। और इसके बीच में ये वाला जो क्षेत्र है इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। ये क्या है? जल भरा हुआ है। इधर से ये नदियां आती हैं, इधर से मान लिया इधर से नदियां आएंगी और अपना जल इसमें गिराएंगी। ऐसे ही इधर से भी नदियां आएंगी और इसमें आकर के अपना जल गिरा देंगे। तो ये नदियां दोनों तरफ से आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं और इधर से भी आ रही हैं। ये ला करके अपना क्या है? ये मलबा ला करके इस टाइप में इकट्ठा कर देंगे। ऐसे ये मलबा इकट्ठा कर देंगे तो ये क्या है? इसमें अवसाद जमा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इसमें अवसाद जमा हो रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो इस वाले क्षेत्र को कहते हैं भूसन्नति। ये एक ऐसा सागर है जिसमें दोनों तरफ से नदियां आकर के अपना अवसाद गिरा रही हैं, तो इसको क्या कहते हैं? भूसन्नति। यानी एक ऐसी क्षेत्र जहां पर छिछला सागर हो जिसमें आकर के दोनों तरफ से या तीन तरफ से नदियां आकर के अपना जल गिराती हैं और अपने साथ लाए गए मलबे अवसाद को जमा करती हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है क्या होता है? भूसन्नति। इस क्षेत्र, इसका क्या नाम है? ये है दृढ़ भूखंड। दृढ़ भूखंड दोनों तरफ दृढ़ भूखंड। और ये है आपका, इसको क्या कहेंगे? भूसन्नति। और इसमें ये जो जमा हो रहे हैं इनको कहेंगे अवसाद। ये है अवसाद। देखिए इसका प्रत्येक चित्र आप डायग्राम बड़े अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि जब तक आपको चित्र समझ में नहीं आएगा उसको आप रटते रहेंगे। क्योंकि रटने से आजकल कोई भी एग्जाम पास नहीं होता है। उसके लिए आपकी समझ विकसित होना चाहिए। जिस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है उसकी समझ आपके दिमाग में एक बार बन जाए तो आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके बारे में आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। जो आप मेंस में आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उसके लिए तो आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, कोबर महोदय ने क्या क्या बताया था, होम्स महोदय ने क्या बताया और जेली ने क्या बताया था। इसके बारे में किस किस की कमियां थी वो कमियां भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो दोनों दृढ़ भूखंड हैं, दृढ़ भूखंड, इन दोनों से क्या नदियां आकर के अपना जल इसमें गिराती हैं और ये जो अवसाद है ये अवसाद इसमें जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया या संरचना को क्या बोलते हैं अपन? हम लोग भूसन्नति। ये जो भूसन्नति है आज से करोड़ों वर्ष पहले, जहां हिमालय आज
स्थित है उस जगह पर भूसन्नति थी, ऐसा कोबर महोदय कहते हैं। तो देखिए कोबर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति, यानी कोबर महोदय ने जो बताया है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कोबर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति। तो देखिए भारत जो अपना हिस्सा है, आज भारत कहां पर है? एशिया में। इससे पहले कभी भारत अफ्रीका से टच था, और अफ्रीका से जो टच है उससे पहले भी भारत एक हिस्सा था पेंजिया का। तो भारत क्या गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारतीय प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। तो देखिए गोंडवाना लैंड कैसे है, क्या हुआ था पहले पृथ्वी पर, इस टाइम में मान लीजिए अपनी पृथ्वी थी, इस पृथ्वी पर एक क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र है ये इसके चारों तरफ भरा हुआ था क्या? पानी। ये अपनी अर्थ है, इस अर्थ में ये वाला जो क्षेत्र है ये, इसको बोलते हैं पेंजिया। क्या बोलते हैं इसको? पेंजिया। और इस पानी भरा है ये जो सागर वाला क्षेत्र है, महासागर, इसको बोलते हैं पेंथालासा। पेंथालासा, ये पेंजिया और ये पेंथालासा। तो इसमें क्या है, भौगोलिक गतिविधियां हुई थी, और उन गतिविधियों के कारण ये जो पेंजिया था, पेंजिया दो भागों में टूट गया इस प्रकार से। ऐसे ये दो भागों में टूट गया, तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे वाले को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। इसके बाद इसका पुनः विखंडन हुआ, तो क्या हुआ, ये इस प्रकार से इसका जो ये वाला हिस्सा था वो तो इधर चला गया, और आधा हिस्सा इसका इधर आ गया। तो ये कौन सा वाला हिस्सा है? ये है अंगारा लैंड, और ये है गोंडवाना लैंड। इस गोंडवाना लैंड में पुनः फिर से विखंडन हुआ, तो इसमें तो ये इस प्रकार दो विखंडन हो गए, एक बना यूरेशिया और ये बना उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, लेकिन इसमें कई एक भाग टूटे थे। और इस प्रकार ये छोटा सा भाग था, अफ्रीका थोड़ा बड़ा था। इधर ये ऑस्ट्रेलिया टूट गया था इससे, और इधर ये बचा हुआ कौन सा था, ये इधर हो गया किसका? अंटार्कटिका का भाग। और इसी में यहाँ पर क्या था, ये था अपना भारत, यहाँ पे टच था। तो देखिए
इसके बाद अगर इनका पुनः विखंडन हुआ, देखिए किस प्रकार इनके विखंडन हुए थे। तो यहाँ पर तो अपना क्या बन गया था, ये अमेरिका, और इधर वाला ये जो क्षेत्र था ये बन गया अपना यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका। इसके बाद ये है अपना दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद ये क्या था अपना अफ्रीका। अफ्रीका के पास में यहाँ पे क्या था, ये अपना भारत। यहाँ पे भारत टच था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भारत सटा हुआ था, और इधर अपना क्या आ गया था, अंटार्कटिका, और इधर आ गया था अपना क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार क्या है, पेंजिया का विखंडन हुआ था। आज भी उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ से जो भारत है, ये भारत यहाँ से इधर क्या हुआ, विस्थापित हुआ, यानी इसने इसकी साइड क्या मूव करना स्टार्ट किया। तो इसने ऐसे मूव किया तो कभी भारत यहाँ आया होगा, इसको आप बना लीजिए। देखिए यहाँ पर जो भारत है, ये भारत अपना ये अफ्रीका में था। किस में था, अफ्रीका में। यहाँ पर है अपना अफ्रीका, ये अफ्रीका है, और इधर ये क्या है, ये यूरेशिया है। इधर वो उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, और इधर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे अपना क्या है, ये भारत। इस भारत ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था, यहाँ से। तो भारत यहाँ से लेकर के जब जैसे इसने मूव किया तो कभी यहाँ पे भी आया था, उसके बाद यहाँ पे आया था, और इस टाइप में, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये वाला जो क्षेत्र था, इसको बोलते थे हम टेथिस सागर। टेथिस सागर ये क्या था, इसके बीच वाला क्षेत्र, यानी ऊपर वाला क्या था, अंगारालैंड, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में जो सागर था, इस सागर को बोलते थे टेथिस सागर। तो भारत के और यूरेशिया के बीच में ये वाला जो क्षेत्र होगा, इसको क्या बोलेंगे, टेथिस सागर। क्या बोलेंगे इसको, टेथिस सागर। ये जो टेथिस सागर है, तो ये यहाँ से मूव कर किया इसने, पहले यहाँ पहुंचा, उसके बाद यहाँ, और भूमध्य रेखा पर भी आया होगा। तो इस भूमध्य रेखा को भी इसने पार किया है, तो यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये यहाँ तक पहुंच गया भारत। जब ये भारत देश के आसपास पहुंचा, तो इसमें ये नदियां लाके अपने जल गिरा रही होंगी। ये जो टेथिस सागर वाला क्षेत्र है, और इधर से यूरेशिया से आने वाली नदियां भी इसमें जल गिरा रही होंगी। तो ये वाली स्थिति किस प्रकार की बन गई, अपनी भूसन्नति की। कैसे बन गई, क्योंकि इससे जो नदियां आ रही हैं, इससे नदियां आ रही हैं, वो अपना मलबा ला करके इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार की आकृति बन रही थी, इसी प्रकार से। इधर वाला क्या है, ये दृढ़ भूखंड दोनों साइड, और ये इसमें क्या भरा हुआ है, जल, यानी ये सागर है। और इसमें क्या है, नदियां आ रही हैं दोनों साइड से, एक इधर से आ रही हैं और इधर से आ रही हैं, और अपना क्या है, मलबा ला करके इसमें गिरा रही हैं, और मलबा इसमें जमा होता जा रहा है। तो इस प्रकार भूसन्नति का निर्माण कहाँ पर हुआ था, भारत, यानी प्रायद्वीपीय भारत और यूरेशिया के मध्य में, क्योंकि यहीं पर तो हिमालय की उत्पत्ति होनी है। तो जिस प्रकार यहाँ पर टेथिस सागर
कि अंदर के क्या भूसन्नति की उत्पत्ति हो गई। यहाँ पे क्या बन गया, भूसन्नति, दोनों तरफ से नदियां ला करके इसमें मलबा अपना गिरा रही हैं। इसके आगे देखिए, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें लिख लो। देखो ये क्या है, ये टेथिस सागर वाला एरिया है, टेथिस सागर। और इधर की साइड इसमें क्या है, प्रायद्वीपी, प्रायद्वीपी भारत। और इधर वाला कौन सा क्षेत्र है, ये यूरेशिया, यानी चीन वाला एरिया। इसके बीच में क्या है, ये भूसन्नति। कौन सी भूसन्नति है ये, टेथिस भूसन्नति। इसको क्या बोलेंगे, इसको टेथिस भूसन्नति। इस टेथिस भूसन्नति में हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो देखिए कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इसके अब, कि भारत में, भारत और यूरेशिया के मध्य में क्या है, ये जो टेथिस सागर बना है वो किस प्रकार से बना हुआ है। देखो ये वाला क्षेत्र अच्छे से बनाए, ये इस टाइप में है। ये अपना दृढ़ भूखंड हो है, इधर वाला भी। और इसके अंदर क्या है, ये जल भरा हुआ है। ये जो जल भरा हुआ है, इस जल में हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसको बोलते हैं प्रायद्वीपी भारत। प्रायद्वीपी भारत। और ये किसका हिस्सा है, ये गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। क्योंकि ये गोंडवाना लैंड से टूट करके किससे आया है, अफ्रीका से टूट करके किधर की साइड खिसक रहा है, ये अंगारा लैंड की तरफ। और ये है अपना चीन वाला एरिया, ये किसका क्षेत्र है, अंगारा लैंड। ये जो अंगारा लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड के हिस्से से टूट करके आया था ये, और अंगारा लैंड से आकर के ये टकराएगा। तो इसके बीच में जो सागर बना था, जो क्या था, ये टेथिस सागर। तो इसको बोलेंगे टेथिस भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति। और नदियां इसमें ला करके अपना क्या मलबा गिरा रही हैं। इस प्रकार से ये नदियां इसमें आ रही हैं। कई एक नदियां आई होंगी इसमें, ऐसे इधर से भी आ रही हैं। ये नदियां ला करके अपना मलबा इसमें गिरा रही हैं, और मलबा नीचे जमा होता जाएगा। जैसे ही मलबा नीचे जमा होता जाएगा तो क्या होगा, ढेर सारा मलबा ला करके इसमें जमा करेंगे, तो इस मलबे में बलन पड़ेगा। क्या इसमें ये पहला स्टेप बन गया, ये इसको बोलते हैं अपन क्या, स्टेप 1। ये क्या हुआ अपना स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि भूसन्नति का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, टेथिस भूसागर में टेथिस भूसन्नति का, जिसमें दोनों साइड से नदियां ला करके अपना अवसाद इसमें जमा कर रहे हैं। और ये क्या है, इसके अंदर जो जमा हो रहा है वो अवसाद। ये अवसाद जब इसमें जमा हो रहे हैं तो इसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप पर दोनों तरफ से भूखंडों की नदियां जब इसमें मलबा ला के गिरा रही हैं, तो स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप पर देखो, इसमें क्या होगा, अवतलन स्टार्ट हो जाएगा।
देखिए नदियां तो इसमें आ ही रही हैं, क्या हुआ इसमें, इसमें इस टाइप से अवसाद जमा हुआ तो इसमें अवतलन होना स्टार्ट हो गया, और भी नीचे तक अवतलन हो जाएगा इसका। जैसे ही इसमें अवतलन हुआ, क्योंकि इसमें अवसाद जमा हो रहे हैं, अवसाद बढ़ते जा रहे हैं, और ऊपर क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है। कोवन महोदय ने कहा था कि ये वाला जो क्षेत्र है ये तो अंगारा लैंड है, और ये है गोंडवाना। इन दोनों के बीच में क्या है, ये भूसन्नति थी, उसमें क्या हुआ, ये अवतलन। अवतलन का मतलब होता है कि नीचे के लिए इसमें क्या हो गया, धस गया है, क्योंकि इसमें क्या है, वजन बढ़ गया इसमें, क्योंकि ये अवसाद इसमें जैसे ही जमा हो गए ढेर सारे, तो इसमें जैसे ही इसका वजन ज्यादा हो गया तो ये नीचे के लिए धसा, और इस धसने से क्या इनका ये संकुचन हुआ। देखो अगले स्टेप पे देखना, स्टेप नंबर 3, इसको मिटा दो। ये क्या हो गया, इसमें अवतलन हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 क्या हुआ, ये जो अपना ये खंड था ये इस टाइप में बन गया, इसका ये वाला क्षेत्र हिस्सा है ना, और अंदर धसता गया, और नदियों के द्वारा तो अवसाद अब भी लाया जा रहा है, क्योंकि नदियां तो अपना काम करेंगी, नदियों का काम है अवसाद को लाना, वो तो अपना अवसाद लेके आ रहे हैं, और जाकर के यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जमा होता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार ये अवसाद क्या है, इसमें जैसे ही क्या अवतलन हुआ, अवतलन के बाद क्या हुआ, इसमें संकुचन प्रारंभ हो गया। क्या हो गया इसमें, संकुचन। देखिए क्या हो गया इसमें, संकुचन, क्योंकि जैसे ही इसमें अंदर से धसेगा तो ये इधर वाला क्षेत्र के आगे के लिए बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं अग्रदेश, अग्रभाग, क्या बोलते हैं इसको, अग्रदेश। ये दोनों क्या कहलाएंगे, अग्रदेश। जब इनमें आगे के लिए बढ़ना है, क्या बढ़ रहे हैं, ये आगे के लिए बढ़ रहे हैं, ये जैसे इधर के लिए संकुचित हो रहे हैं, यानी इसको बोलते हैं क्या, संकुचन। जब इनमें संकुचन हो रहा है, किस प्रकार से, इधर वाला भी क्षेत्र इधर के लिए खिसक रहा है, और इधर वाला क्षेत्र भी इधर के लिए खिसक रहा है। क्यों खिसक रहा है, क्योंकि इसमें जो अवतलन हुआ तो इसमें अवतलन से नीचे के लिए अवसाद दब गया, अंदर चला गया, जैसे ही अंदर गया तो इसने इसको इधर खींचना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो अग्रदेश हैं ये आगे के लिए बढ़ने लगे, और ऐसे ऐसे खींचता गया आगे। तो क्या हुआ था, एक साथ जब इसमें एक साथ में ये आगे बढ़ा तो क्या हो गया, क्योंकि अवसाद तो इसमें यहाँ तक भर ही गया है, पूरा अवसाद भर गया है, तो अवसाद भरने से जैसे ही इसमें संकुचन हुआ तो स्टेप अगला है, स्टेप नंबर 4। तो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, ये तो अपने दृढ़ भूखंड है। अगले स्टेप में ये जो अवसाद अपना जमा हुआ था, इस अवसाद में जैसे ही खिंचाव पड़ा तो यहां पर एक देखो, जैसे ही ये खिंचाव पड़ा तो ये जो अवसाद था, इस अवसाद में इस टाइप में क्या हो गया, उत्पत्ति हुई, ऐसे ही इधर भी, और बीच का ये क्षेत्र था ये भी इतना उठ गया था। इस टाइप में
किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय की। इधर वाला जो क्षेत्र था, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड है भारत वाला, गोंडवाना लैंड, और ये अंगारा लैंड, इधर चीन वाला एरिया है और इधर भारत। तो क्या हुआ था, इस प्रकार ये तो बना हिमालय, क्योंकि इनमें जो संकुचन हुआ उस संकुचन से क्या हुआ, इधर वाले इन पर प्रेशर पड़ा और ये इधर के लिए खिंच गए। जैसे ही खिंचे तो एक साथ इसमें क्या हो गया, बलन पड़ गया। इस बलन से क्या है, ये बलित पर्वत बने। और इधर से क्या है, कुनलुन सांग, कुनलुन सांग पर्वत। और बीच का जो क्षेत्र है उठा हुआ, ये है आपका तिब्बत का पठार। तो कोवर महोदय ने क्या बताया था कि इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। बीच में तिब्बत बना है, क्योंकि जैसे ही इसमें आपस में संकुचन हुआ तो ये वाला भाग क्या है, आगे उठ गया ऊपर के लिए। तो इधर हिमालय दोनों किनारों पर, इधर क्युनलुनसान, दो पर्वत बने और बीच में जो उठाव हुआ था उसको क्या बोलते हैं, ये पर्वत के बीच का क्षेत्र है। क्या है ये, पर्वत के बीच का क्षेत्र, इसीलिए क्या है, अंतर पर्वतीय पठार है। क्या बोलते हैं इसको, अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, दोनों पर्वतों के बीच में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। कौन सा पठार है ये, तिब्बत का पठार है। इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हो गई। तो इसको लिख लो, भूसन्नति में संकुचन होने से, इधर लिख लेते हैं, भूसन्नति में संकुचन होने से हिमालय तथा कौन सा पठार है, तिब्बत के पठार की उत्पत्ति हुई। तो किस प्रकार हुई हिमालय की उत्पत्ति? क्या हुआ था, पहले यहाँ पे क्या था, कोबर का भूसन्नति, मतलब कोबर ने बताया कि यहाँ पर क्या था, भूसन्नति से भूसन्नति था। उस भूसन्नति में नदियां ला करके अपना अवसाद जमा कर रही थी। ये जो नदियां ला करके अवसाद जमा कर रही थी तो इसमें अवतलन हुआ। अवतलन होने के बाद इसको चाहो तो आप लिख सकते हैं, अवतलन होने स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो जैसे ही ये नदियां अपना जल ला करके इसमें गिरा रही थी और ये क्या है, अवसाद बन रहे थे, ये जो अवसाद जमा हो रहे थे इनमें क्या अवतलन हुआ। अवतलन होने से इतना अवतलन होता गया, इनमें संकुचन स्टार्ट हो गया। जैसे इसमें संकुचन प्रारंभ हुआ तो ये दोनों अग्रदेश बन गए और आगे के लिए खिसकने लगे। जैसे जैसे ये आगे के लिए खिसकने लगे तो एक साथ इतना संकुचन हो गया कि जो अवसाद जिसमें जमा हुआ था ये ऊपर के लिए उठना स्टार्ट हो गया। आज भी हिमालय की वृद्धि हो रही है, हिमालय की जो लंबाई बढ़ रही है, क्योंकि अभी नवीन अवस्था में है। तो क्या है, यहाँ पर जैसे ही इनका खिसके इधर की तरफ, तो इनमें क्या हुआ, बलन पड़ गए। दोनों साइड के बलन पड़े और दोनों बलनों से बलित पर्वत बने और बीच में ये जो थोड़ा सा भाग उठ गया उसको बोलते हैं पठार। ये तिब्बत का पठार है, क्योंकि ये दोनों पर्वतों के बीच में, इसीलिए इसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप इसी तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इसका मूल्यांकन करेंगे। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत का आलोचनात्मक आलोचनात्मक मूल्यांकन,
इस आलोचना का मतलब क्या होता है? किसी की, वैसे तो ये आलोचना का मतलब होता है किसी की अच्छाई और बुराई दोनों को देखना। आलोचना का मतलब होता है उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को देखना। लेकिन अपने प्रचलन में ये कि ऐसा सब वर्ड चल रहा है, आलोचना उसने इसकी आलोचना की, इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसकी अच्छाई की। आलोचना का मतलब आजकल क्या निकलता है कि उसने उसकी बुराई की। तो हम क्या है, आलोचना का सही जो अर्थ होता है वो होता है उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को देखना। तो हमारे यहाँ पे मतलब क्या होगा आलोचनात्मक मूल्यांकन में, कि हिमालय की उत्पत्ति में जो कोबर महोदय ने बताया है, तो उसकी क्या क्या तो अच्छाइयाँ थी और क्या क्या बुराइयां थी, उसमें क्या कमियां रह गई थी जो कोबर महोदय ने बताई थी। तो देखिए, कोबर की भूसन्नति सिद्धांत में कहा कि भूसन्नति से, ये जो भूसन्नति होती है ना, भूसन्नति से बलित पर्वत का निर्माण होता है। जो भूसन्नति होती है उससे, कोबर की भूसन्नति सिद्धांत में कहा कि भूसन्नति से बलित पर्वत का निर्माण होता है। ये बात उन्होंने 100% सत्य कही, क्योंकि इस बात को तो आज भी मानते हैं कि हाँ, जो बलित पर्वत का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? भूसन्नति में, क्योंकि भूसन्नति ही पर्वतों का पालना है। बल क्या कहा था उन्होंने, कोबर महोदय ने, कि भूसन्नति पर्वतों का पालना होती है, और इसको आज भी सत्य माना है। इसे आज भी सत्य माना है। नेक्स्ट बात क्या बोली थी उन्होंने? अवसाद के बलन से, अवसाद के बलन से, अवसाद के बलन से हिमालय और तिब्बत, हिमालय और तिब्बत के पठार की उत्पत्ति हुई है। यानी हिमालय में जो, हिमालय और तिब्बत का पठार बना है, वो इसमें जो अवसाद जमा हो रहे थे, उन्हीं से हिमालय और तिब्बत का निर्माण हुआ है, उन्हीं से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ये भी बात सत्य है, ये भी सत्य है, आज भी इसको सत्य माना है। लेकिन लेकिन बस यही लेकिन है कि इनकी इसमें कमी क्या रह गई थी। लेकिन भूसन्नति, लेकिन भूसन्नति के अवतलन, ये जो भूसन्नति में क्या अवतलन हुआ था, उस अवतलन से या संकुचन, अवतलन या संकुचन से इतना बल, यानी इस अवतलन में और संकुचन में इतना बल नहीं है, या अवतरण से या संकुचन से इतना बल उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी ये बात इनकी एक गलत ठहर गई। ये जो भूसन्नति का जो अवतलन और संकुचन हुआ था, तो इससे इतना बल नहीं उत्पन्न हो सकता कि दोनों तरफ के इतने भारी भूखंड हैं उनको खींच ले। यानी उनका जो संकुचन है उससे दोनों इतने भारी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो कि भारत का प्रायद्वीपीय भारत, उस दोनों को ये कैसे इस टाइप से खींच ले। इनमें इतना बल नहीं होगा इस संकुचन से कि ये दोनों इतने भारी और दृढ़ भूखंड खिंच जाएं।
तो ये इनकी बात क्या है, थोड़ी गलत साबित हुई। ये दोनों बात तो इनकी 100% आज भी सत्य है, 100% सही माना है इनको, लेकिन ये जो भूसन्नति इसके अवतलन से या संकुचन से जो बल उत्पन्न हो सकता है वो इतना बल नहीं होगा कि ये इन दोनों को आपस में खींच ले। तो ये इनकी बात गलत सिद्ध हुई। हो सकता है क्या है, इतना बल उत्पन्न नहीं हो सकता है जिससे इतने बड़े हिमालय जिससे हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हो सके, हिमालय जैसे विशाल पर्वत का निर्माण हो सके, मतलब इतना बल तो नहीं हो सकता है संकुचन और अवतरण से। नेक्स्ट एक और है, इस बल की व्याख्या, ये जो अपना जो बल है कौन सा, ये जो संकुचन वाला, यानी यहां से यहां तक ये आपस में खींचा है, इतना बल तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इसका जो ये जो सिद्धांत था इसके बारे में हमें बिल्कुल सही जानकारी कहाँ से, इसकी जो कमी थी, इन दोनों को तो आज भी सत्य मानते हैं, लेकिन इसमें जो कमी थी संकुचन बल की, यानी ये जो बल कहाँ से आया जिससे इतने बड़े हिमालय की उत्पत्ति हो गई, इस बल की व्याख्या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ने कर दी। ये जो अपना प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, आगे चल के पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है भूसन्नति और ये बलन, अवसाद के बलन से जो हिमालय की उत्पत्ति हुई, ये तो सत्य है, कोबर महोदय ने बताया है, लेकिन इसमें जो बल कहां से आया था जिससे इतना बड़ा हिमालय खड़ा हो गया, तिब्बत का पठार बन गया, क्युनलुनसान पर्वत भी बन गया, इस पर्वत को बनाने के लिए जो बल की नीचे से कहां से ये बल आया उसकी व्याख्या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ने कर दी। किसने की थी, यानी इस बल की व्याख्या बाद में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ने कर दी। ठीक है, फिर भी कोबर की भूसन्नति सिद्धांत, ये जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था, फिर भी कोबर की भूसन्नति सिद्धांत संबंधी अधिकांश बात आज भी मान्य है। भूसन्नति संबंधी बात आज भी मान्य है, यानी कोबर महोदय ने जो बताया अपनी भूसन्नति सिद्धांत में वो आज भी मान्य है। तो आज की क्लास में हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन कर लिया है और हिमालय में किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई इसके बारे में डिस्कस किया। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।